मौर्योत्तर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, जिसमें मुख्य रूप से कुषाण और सातवाहनों के विशेष संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना जो थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद में उसने विदर्भ युद्ध किया, यवन युद्ध किया और जिसके परिणाम स्वरूप उसने अश्वमेध यज्ञ जो है वो भी किया था। और फिर बाद में उसने अपना साम्राज्य विस्तार जो है काफी कर लिया था और फिर बाद में उसके कई उत्तराधिकारी हुए और लगभग कहा जाता है कि उसके जो शासक थे उन्होंने, जो 10 राजा हुए थे, उन्होंने 112 वर्ष तक शासन किया था। और उसके बाद में कण्व वंश जो उसकी स्थापना हुई थी और कण्व वंश ने भी लगभग 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। और उसके बाद में सातवाहन वंश का सामंत सिमुक ने मगध पर आक्रमण कर अपना अधिकार कायम कर लिया था। तो इस प्रकार से सातवाहन वंश जो उसकी नींव रखी गई थी। हम लोग सातवाहन वंश जो उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सातवाहनों की जाति जो है क्या रही थी, कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त कर मगध पर अधिकार करने वाला सातवाहन वंशी सिमुक की जाति पर विद्वान लोग जो अभी तक एकमत नहीं है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति कहा गया है, इसीलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंश का भी कहा जाता है। किंतु इत्रीय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य लिखा गया है, अतः कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्य जाति से जोड़ते हैं। सेना तथा ब्लूअल आदि विद्वान नासिक के एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण बताते हैं, किंतु डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.K. गोपालाचारी आदि इतिहासकार सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि सातवाहन नागों तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त वाला कुल था। इस प्रकार से सातवाहनों की जाति के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं होने से ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। सातवाहनों का मूल स्थान क्या था, कि जिस प्रकार से जाति के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते, उसी प्रकार से उनके जो मूल स्थान जो उसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अपना अलग अलग मत देते हैं। कहा जाता है कि कुछ के अनुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान दक्षिण भारत के में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। डॉक्टर सेक्युथर तमिलनाडु मद्रास के बेलारी जिले को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं। प्रोफेसर मिरासी बरार को इनका आदि स्थान मानते हैं, जबकि डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग रहा था। किंतु प्रारंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेख, सिक्कों तथा सातवाहनों के समकालीन कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान के निकट थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश को उन्होंने बाद में जीता। अगली बात आती है कि सातवाहनों का उदय किस प्रकार से हुआ था, कि सातवाहनों की जाति और मूल स्थान के भांति ही उनका उदय जो है वो भी एक कंफ्यूजन है। किंतु हाथी गुम्फा अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह ठीक लगता है कि सातवाहनों का उदय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। डॉक्टर राजबली पांडे का मानना है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे और 28 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति अधिक समय तक नहीं टिक पाई और मगध पर अधिकार करने के कुछ समय बाद ही उत्तरी भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों तथा इस भाग में स्थानीय राज्यों के उठने के कारण सातवाहनों का उत्तरी भारत से अधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन दक्षिण भारत में इनकी शक्ति ईसवी सन की 30वीं शताब्दी के मध्य काल तक चलती रही और वे तत्कालीन भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। इसी कारण सातवाहनों के काल में भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर हट गए थे। अब अगली बात आती है सातवाहन शासक कौन कौन रहे थे, कि सातवाहन शासक का संस्थापक कौन, सिमुक रहा था और उसने कण्व तथा शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके इस साहसिक कार्य में अन्य आंध्र, भृत्य तथा रठिक और भोज भी शामिल थे। और सिमुक ने राजा होने पर इन लोगों को बहुत सारा धन इत्यादि भी दिया और उनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। पुराणों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष तक राज्य किया था और जीवन के अंत में कुछ क्रूर होकर जैनों के प्रति अत्याचार करने के कारण सिंहासन से हटाकर मार डाला गया। और सिमुक के बाद में उसका भाई कृष्ण राजा हुआ, जिसके समय में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक तक फैला और नासिक में उसका एक गुहा लेख मिलता है और इससे यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण होते हुए भी कृष्ण बौद्धों के प्रति उदार था और उसने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। परंतु भंडारकर तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उसने केवल 10 वर्ष तक ही शासन किया था और कन्हा के बाद
श्री सातकर्णी राजा बना और वह सिमुक का पुत्र था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा मालवा के आसपास तक के प्रदेश जो उनको भी जीता था। और इसी उस उपलक्ष्य में कहा जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ और दक्षिणपति की उपाधि जो वो भी धारण की थी। वह सातवाहन वंश का प्रथम महान राजा था और नायनिका के नानाघाट लेख में उसकी महानता के बारे में लिखा है। उसके राज्य काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और नानाघाट लेख में वैदिक देवताओं और यज्ञों, अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं कि लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। और वह था कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य और सैनिक कुशलता से अपने राजवंश में गिरे हुए गौरव जो उसको फिर से स्थापित किया और क्रम से शक्ति संचय करते हुए अपने शत्रु शकों को पराजित किया। और उसके शासनकाल की अवधि के बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कर, परंतु अभिलेखों के आधार पर उसकी शासन अवधि निर्धारित की जा सकती है कि जुनार अभिलेख में नहपान की अंतिम तिथि 46 ईस्वी बताई है, अर्थात नहपान ने 46 प्लस 78 बराबर 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया होगा। और इस तिथि के बाद ही सातकर्णी ने नहपान के राज्य पर अधिकार किया होगा। और महाराष्ट्र में सातकर्णी का सबसे पहला लेख जो है नासिक में मिला है, जो उसके शासनकाल के 18वें वर्ष में लिखवाया गया था और उसके अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में महाराष्ट्र को जीता होगा, जिसका अर्थ हुआ कि वह शासनकाल के 124-18 तो 106 ईस्वी के आसपास सिंहासन पर बैठा होगा। और उसके अंतिम अभिलेख में उसके शासनकाल के 24वें वर्ष की तिथि लिखी है, अतः उसके 24 वर्ष तक तो निश्चित रूप से शासन किया होगा। इस आधार पर हम उसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक डिसाइड कर सकते हैं। अगली बात आती है उसकी विजय, शक विजय, कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया, परंतु इसके लिए उसे राजा बनने के बाद पूरे 18 वर्ष तक अपनी शक्ति को संगठित करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। और उसके शासन के 18वें वर्ष में नासिक अभिलेख, जो कि गोवर्धन विषय के अमात्यों को संबोधित है, उस भूमि दान का उल्लेख है जो ऋषभदत्त के अधिकार में थी। और यह ऋषभदत्त शक नरेश नहपान का दामाद तथा शक राज्य के दक्षिणी प्रांत का राज्यपाल था। और उस समय पुत्र जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो नासिक के आसपास वेण नदी पर अपना शिविर लगाए हुए था। इसी प्रकार से कार्ली अभिलेख में पूना जिले के करजी ग्राम को दान में दिए जाने का पता चलता है। और इन अभिलेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके सातवाहनों ने फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, परंतु इसका हमें ज्यादा पता नहीं चलता। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल में 19वें वर्ष की सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी के विभिन्न उपलब्धियों का पता चलता है। और इससे पता चलता है कि उसने शक, यवन एवं पहलों का विनाश कर सातवाहन कुल के गौरव की फिर से स्थापना की। और उसका मुख्य उद्देश्य शकों के महाछत्र नहपान सहित 6 रातों का विनाश था, क्योंकि उनके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल और निर्बल हो गई थी। और उसने यह कार्य अपने शासन के 18वें वर्ष से पहले शुरू कर दिया था और 18वें वर्ष तक शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। और सातकर्णी की यह प्रारंभिक सफलता थी, क्योंकि अभी तो सातवाहन राज्य का बहुत बड़ा भूभाग शकों के अधिकार में रह गया था। और नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि शक 46 है, अर्थात 124 ईस्वी। यह सातकर्णी के शासन का 18वां वर्ष था और इसी वर्ष वह शकों के विरुद्ध रण यात्रा को निकला था। और नासिक प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र, कुकर, अनूप, अपरांत, आकर और अवंती के प्रांत सातकर्णी के अधिकार में आ गए थे। और ये सारे प्रांत शहरातों से जीते गए थे। और एक युद्ध में महाक्षत्रप नहपान भी मारा गया। और नहपान की मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत पर, मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। और नासिक और उसके आसपास नहपान के अनेक सिक्के मिले, जिन पर सातकर्णी के लेख लिखे हैं, जो कि नहपान और उसकी विजय के बारे में बताते हैं।